हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाला है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 9। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? 3। ये 3 स्टेजेस क्या क्या हैं? स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 को बोलो हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड स्टेज 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिटर्न। तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न। मतलब स्टेज 1 है ना, हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ कि स्टेज 1 के पीछे का रीज़न क्या है। स्टेज 1 के पीछे का रीज़न क्या है? तो हमारे पास देखो 3 रीज़न है, 1, 2 एंड 3। तो चलो हम लोग स्टडी करते हैं एक करके इन तीनों रीजन्स को। तो चलिए ध्यान देंगे। हम लोगों को मालूम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे रफ वर्क कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। बताओ मेरे को, स्टेज 1 में अगर आपको याद हो तो टोटल प्रोडक्ट क्या करता है? इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। अग्री है ना। स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे। आफ्टर दैट रीचेज अ मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट नेवर बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव। याद आया? उसी तरह भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टेज 1। हमें किसका रीज़न बताना है? स्टेज 1 का। तो हमें मालूम है कि स्टेज 1 में टीपी पहले इंक्रीज करता है किस पे? इंक्रीजिंग रेट पे। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि काम जो है वो एफिशिएंटली हो रहा है। काम कैसे हो रहा है? एफिशिएंटली। इसीलिए प्रोडक्शन कैसा हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। इंक्रीजिंग रेट मतलब अगर एक बार 2 से बढ़ा तो अगले बार फिर 3 से बढ़ेगा, अगले बार फिर 4 से बढ़ेगा, फिर 5 से बढ़ेगा, फिर 6 से बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। चलो ध्यान दो, बहुत ध्यान से फोकस करके समझना, वरना नहीं समझ में आएगा। मान लेते हैं ना कि हमारे पास एक ज़मीन है, हमारे पास एक लैंड है, ओके। उस लैंड का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 20 लेबर। मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 20 लेबर। अगर हम लोग 20 लेबर तक लगाएंगे तो प्रोडक्शन मैक्सिमम में पहुंचेगा, और 20 लेबर से ज़्यादा लगाएंगे तो प्रोडक्शन घटने लगेगा। बताया था ना मैंने कि जैसे 20 लेबर है और हम लोग अगर 22 लेबर लगा दें तो 2 लेबर क्या हो जाएंगे? एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव। वो 2 लेबर इन बाकी 20 लेबर को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे चलते प्रोडक्शन क्या होगा? घटने लगेगा। याद आया? तो चलो हमें मालूम है कि लैंड का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है बाबू? 20 लेबर का। तो चलिए ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, सोच समझ के बोलना। अगर मान लो हमने 20 लेबर लगाया तो प्रोडक्शन कहाँ पहुँच जाएगा? अगर हमने 20 लेबर लगाया तो प्रोडक्शन कहाँ पहुँच जाएगा? मैक्सिमम। अच्छा, अगर हमने 22 लेबर लगाया तो प्रोडक्शन क्या करने लगेगा? डिक्लाइनिंग। भाई अगर हमने 5 लेबर लगाया है तो बाबू 5 ही लेबर लगाया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। 5 लेबर मन लगा के काम करेंगे तो प्रोडक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। किस पे? इंक्रीजिंग रेट पे। फिर हम लोग जैसे जैसे लेबर को बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हम लोग 20 लेबर लगा देंगे तो प्रोडक्शन मैक्सिमम, और 22 लेबर लगा देंगे तो प्रोडक्शन डिक्लाइन। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, 20 लेबर का ज़रूरत था, लगा भी दिए 20 लेबर। इसको क्या बोलते हैं? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। क्या बोलते हैं इसको? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। कि जितना लेबर का है मैक्सिमम कैपेसिटी, हमने उतना लेबर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 20 लेबर का कैपेसिटी है, 22 लेबर लगा दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर यूटिलाइजेशन। और 20 लेबर की कैपेसिटी है, 5 लेबर लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। आपको समझ में आ रहा है? हम लोग रिसोर्सेज को 3 कैटेगरी में बांट दिए। पहला फुलर यूटिलाइजेशन, जितना कैपेसिटी था उतना लगाए। दूसरा बोलो क्या बोलते हैं हम लोग? ओवर यूटिलाइजेशन, जिसका जितना कैपेसिटी था उससे ज़्यादा लगा दिया। और तीसरा होता है हमारा क्या? अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब जितना कैपेसिटी है उससे कम। तो आप बताओ मेरे को, इंक्रीजिंग रिटर्न कब है? जब हम लोग क्या कर रहे हैं? रिसोर्स को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। जब हम लोग रिसोर्स को क्या कर रहे हैं? अंडर यूटिलाइज। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, और ओवर करेंगे तो नेगेटिव पहुंच जाएगा, डिक्लाइन करने लगेगा। सॉरी, नेगेटिव तो नहीं जाता है, डिक्लाइन करने लगेगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अंडर यूटिलाइज। तो देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न का पहला रीज़न देखो क्या लिखा हुआ है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। पहला रीज़न क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जब तक हम लोग लैंड को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज मतलब 20 का कैपेसिटी था, 5 लगा रहे, 7 लगा रहे, 8 लगा रहे, तब तक प्रोडक्शन बढ़ेगा। किस रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया? बोलो क्या? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फिक्स फैक्टर लैंड, ये जो ज़मीन है, इज़ अंडर यूटिलाइज्ड। हमने इसे क्या कर दिया? अंडर यूटिलाइज्ड इन रिलेशन टू लेबर एम्प्लॉयड ऑन इट।
किस रिलेशन में बाबू अंडर एम्प्लॉयड है? लेबर के रिलेशन में। मतलब जितना लेबर का कैपेसिटी था हम लोग उससे कम लेबर लगा रहे हैं, और जब कम लेबर लगा रहे हैं तो सब लेबर मन लगा के काम कर रहा है, प्रोडक्शन अच्छा से बढ़ रहा है, इसलिए प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिक्रीजिंग रिटर्न? डिक्रीजिंग रिटर्न का रीजन बताओ तो तब आप लोग बता पाओगे क्या? फुलर यूटिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न में बाबू क्या होता है? प्रोडक्शन मैक्सिमम में पहुंचता है, और प्रोडक्शन मैक्सिमम में कब पहुंचेगा? जब हम लोग रिसोर्स को फुलर यूटिलाइज कर लेंगे। ओके, फिलहाल के लिए इंक्रीजिंग रिटर्न का रीजन बताओ, क्या लिखेंगे? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। लास्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है? दिस हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग रिटर्न। आई होप पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? पॉइंट नंबर 2। चलो ध्यान दो तो पॉइंट नंबर 2 पे। ध्यान दो, पॉइंट नंबर 2 पढ़ने से पहले हमें एक स्टोरी को समझना होगा, ठीक है ना? चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ना 2 बंदा था। कितना बंदा था? 2 बंदा। एक है ए और एक है बी। इन लोगों के बीच में क्या लगा? रेस लगा। इन लोगों के बीच में क्या लगा? रेस। बहुत ध्यान से समझिएगा, रेस क्या है? रेस है ना कि यहाँ पे एक कुआं है, यहाँ पे क्या है? कुआं है, और इन दोनों के पास क्या है? एक एक बाल्टी है, ठीक है? और यहाँ पे पास इन दोनों के पास यहाँ पे क्या टब रखा हुआ है, ठीक है? रेस क्या है? इन्हें यहाँ से जाना है, इस कुएं से पानी उठाना है और ला के वापस इस टैंक में, इस टब में भर देना है। एट द एंड ऑफ द रेस जिसके टब में ज़्यादा पानी होगा वो बंदा जीत जाएगा। जिसके टब में ज़्यादा पानी होगा वो बंदा क्या होगा? जीत जाएगा। पर देखो ना, इसमें ट्विस्ट क्या है ना, इन लोगों को बाल्टी के लिए, बकेट के लिए स्टील का शीट दिया गया कि बोला आप लोगों को बकेट रेडीमेड नहीं मिलेगा, आप लोगों को बकेट बनाना पड़ेगा। आप लोगों को बकेट क्या करना होगा? बनाना पड़ेगा। हम लोग आपको बकेट बनाने के लिए जो शीट लगता है, जो मटेरियल लगता है, उसका शीट दे देंगे। आप लोगों को उस शीट से क्या करना होगा? बकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो दोनों को सेम लेंथ का शीट मिला, ए को भी और बी को भी। बस ध्यान से समझिएगा, ए ने क्या किया ना, ए ने इस पूरे शीट को फोल्ड करके एक पीस बकेट बना लिया। कितना पीस बकेट बनाया? एक पीस। और बी ने क्या किया? इस शीट को काट लिया। इस शीट को क्या कर लिया? काट लिया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो इसके पास कितने शीट, इसके पास कितने पीसेज हो गए बकेट के? 2 पीसेज। ध्यान दीजिएगा, इसने एक शीट को फोल्ड करके एक बकेट बनाया। इसने क्या किया? एक शीट से उसे बीच से काटा और जो छोटे छोटे 2 बकेट बना लिए। तो इसके पास 1 बकेट, इसके पास 2 बकेट। दोनों इक्वली कितना राउंड कंप्लीट किए? 3 राउंड। ये भी 3 बार गया पानी लेके आया, ये भी 3 बार गया पानी लेके आया, पूरा फुल करके। अब बताओ मेरे को, ज़्यादा पानी एट द एंड ऑफ द रेस किसके पास होगा? ए के पास होगा या बी के पास होगा? फिर से क्वेश्चन समझ लो क्या है। एक बंदा था ए और एक बंदा था बी। इन दोनों में रेस लगा। रेस क्या है? कुआं से पानी भर के लाना है, यहाँ टैंक में भरना है, ठीक है? एट द एंड ऑफ द रेस जिसके पास ज़्यादा पानी वो जीत जाएगा। दोनों को एक प्रॉपर सेम लेंथ और ब्रीथ का क्या मिला? शीट मिला। उस शीट से बकेट खुद बनाना था। ए ने क्या किया? उस शीट को फोल्ड करके एक बकेट बनाया। बी ने क्या किया? शीट को 2 हिस्से में बांट दिया और 2 बकेट बना लिया। ये बंदा जाता और 1 बकेट में पानी लेके आता, ये बंदा जाता और 2 बकेट में पानी लेके आता। तो एट द एंड ऑफ द रेस ज़्यादा किसके टैंक में पानी मिलेगा आपको? बताओ मेरे को। आंसर सोच लिया आपने? अब मैं बताता हूँ, सुनो इधर। ज़्यादा पानी मिलेगा ए के बकेट में, ए के टैंक में ज़्यादा पानी मिलेगा, बी के टैंक में कम पानी मिलेगा। ऐसा क्यों? आप बताओ मेरे को, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए ने क्या किया था? इस शीट को पूरा फोल्ड कर दिया था। इस शीट को क्या कर दिया था? पूरा फोल्ड करके एक पीस बनाया था। पर बी ने क्या किया? बी ने शीट को 2 पार्ट में बांट दिया। तो बाबू बांटने के चलते कुछ शीट बर्बाद हुआ होगा, कुछ शीट क्या हुआ होगा? बर्बाद हुआ होगा। पर इसने तो कुछ बांटा नहीं था, इसने तो एक ही शीट से बनाया था। तो कहने का मतलब है इसका लेंथ ज़्यादा हो गया क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। पर क्योंकि ये बांट दिया था तो इसका इतना पार्ट क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इसलिए इसके पास कम पानी था और इसके पास ज़्यादा पानी था। अच्छा, तो ये स्टोरी का इससे क्या लेना देना है? समझिएगा इधर। अगर हम लोग रिसोर्स को डिवाइड कर देते हैं, अगर हम लोग रिसोर्स को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो प्रोडक्शन घटने का चांसेस होता है। और वही अगर हम लोग रिसोर्स को डिवाइड नहीं करते हैं तो रिजल्ट इंक्रीजिंग होने का चांसेस होता है। ध्यान दो, ये अपने रिसोर्स को डिवाइड नहीं किया, डायरेक्ट यूज़ किया। ये अपने रिसोर्स को क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट में बांट लिया। इसलिए बाबू ये हार गया और ये जीत गया। अच्छा, आप बताओ, शॉर्ट टर्म में हमारे पास टाइम है लैंड को चेंज करने के लिए? नहीं। मैंने बताया था ना, शॉर्ट टर्म में जो लैंड है वो जितना था उतना ही रहेगा। ना हम लोग बढ़ा सकते हैं ना हम लोग घटा सकते हैं। तो जब अगर हम लैंड को चेंज ही नहीं कर सकते तो जितना लैंड था उसी पे खेती करेंगे, और जब उसी पे खेती करेंगे तो काम अच्छा से होगा। काम अच्छा से होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। किस रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। इन शॉर्ट, क्योंकि हम लोग लैंड को बांट नहीं सकते इसीलिए प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। किस रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। वही अगर मान लो ये पीस ऑफ लैंड है,
और हमने इस लैंड को बीच से बांट दिया, दो छोटा छोटा लैंड बना दिया, तो बोलो क्या होगा, ये जो इतना पार्ट है लैंड का वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। हम लोग फैक्टर को डिवाइड नहीं कर रहे, रीड कीजिएगा, द फैक्टर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इनडिविजिबल। जो फैक्टर हम लोग लगा रहे हैं किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो कैसे हैं बाबू, वो इनडिविजिबल हैं। इनडिविजिबल मतलब जिसे डिवाइड किया नहीं जा सकता। आगे देखो, दैट इज दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और अगर हम स्मॉलर पार्ट्स में बांट देते तो वेस्ट हो जाता रिसोर्स और रिजल्ट इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं आता। आगे देखो, दस व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट इज एम्प्लॉयड विथ फिक्स्ड इनपुट रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग। इसलिए जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जाते हैं तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। आई होप आपको समझ में आ गया। पहला कारण बोलो, जितना लेबर का ज़रूरत था उससे बहुत कम लेबर लगाए हैं, अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा कारण बोलो, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। तीसरा कारण तो बहुत ईजी है, आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोगों ने कॉमर्स में, अगर आप ISC बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा, और अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो तो जब आप 12th क्लास में जाओगे तब आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे BST में, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। बोलो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप एक काम को क्या करो, बांट दो, इंस्टेड ऑफ अलॉटिंग द होल वर्क टू सिंगल पर्सन वी शुड क्या, डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। हमें काम को क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए, और जो बंदा जिस काम में अच्छा है उस बंदे को वो काम सौंप देना चाहिए। इससे क्या होगा बाबू, हर बंदे अपना अपना काम करेंगे, और जब सब कोई अपना अपना काम मन लगा के करेगा तो रिजल्ट कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। जब हमारे पास कम लेबर होता है, जब हमारे पास क्या 5 लेबर होता है, 6 लेबर होता है, या वही 7-8 लेबर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, काम को बांट देते हैं उन लेबर में, और काम को बांट देते हैं, कम लेबर है तो उन्हें मैनेज करना भी आसान है, तो सारे लेबर क्या करेंगे, मन लगा के अपना काम करेंगे, और जब सब लेबर मन लगा के अपना काम करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इन शॉर्ट, अगर काम को बांट दिया जाए, अगर काम को क्या बांट दिया जाए, उस लेबर को वो काम दिया जाए जिस काम में वो अच्छा है, तो ऑफकोर्स सब आते हैं, रिजल्ट कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, लेबर को डिवाइड कर दे रहे हैं और उसे उसके काम में स्पेशलाइज्ड कर दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स रिजल्ट विल बी इंक्रीजिंग। देखो, एज द नंबर ऑफ लेबर्स आर इंक्रीज्ड, जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाएंगे, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू इंक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि वो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे और हम लोग वर्क को बांट चुके हैं, तो कैसा रिजल्ट आएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को पॉज करो और इसे अच्छे से नोट डाउन करो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और डिमिनिशिंग रिटर्न कौन सा स्टेज है, स्टेज 2, और हमें मालूम है स्टेज 2 में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट होता है, और दूसरा रिचेज मैक्सिमम, है ना। स्टेज 2 में तो मैक्सिमम पहुंचता है, उसके बाद से टीपी घटना चालू हो जाता है। तो एक एक करके पढ़ेंगे क्या रीज़न है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम कब पहुंचेगा, जब हम लोग रिसोर्स को अंडर यूटिलाइज करेंगे कि ओवर यूटिलाइज करेंगे, जब हम लोग रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे। मैंने बताया था ना, प्रोडक्शन मैक्सिमम तभी पहुंचेगा जब लेबर भी कितना लगाओगे, मैक्सिमम, और मैक्सिमम लेबर लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इजी। तो चलो देखो पहला रीज़न क्या है, वहाँ पे पहला रीज़न क्या था, अंडर यूटिलाइजेशन। जितना लेबर का ज़रूरत था हम लोग कम लेबर लगा रहे थे, इसलिए रिजल्ट कैसा था, इंक्रीजिंग रिटर्न। इस बार क्या हो रहा है, प्रोडक्शन पहुंच गया है मैक्सिमम, तो हम लोग क्या, जितना लेबर का कैपेसिटी है उतना पूरा लेबर लगा दिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्या, फिक्स फैक्टर। रिटर्न्स स्टार्ट डिमिनिशिंग व्हेन द फिक्स फैक्टर लैंड, जो हमारा जमीन है वो क्या बाबू, इज़ फुल्ली यूटिलाइज्ड इन रिलेशन टू लेबर एम्प्लॉयड ऑन इट। हमारा जो ज़मीन है वो क्या, फुल्ली यूटिलाइज हो गया, किस रिलेशन में, लेबर के रिलेशन में। ओके, चलिए अगला देखिए क्या है,
लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बिटवीन फैक्टर। अच्छा मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन लोग का नेचर कैसा है, हमारा नेचर है ग्रीडी, हम लोग सब लालची है ना। तो अगर हमारे पास लैंड का सब्स्टिट्यूट आ जाए, सब्स्टिट्यूट मतलब जो लैंड के जगह पे इस्तेमाल हो, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, लैंड में तो प्रोडक्शन करेंगे ही करेंगे, फिर जब लैंड बढ़ जाएगा, जब लैंड भर जाएगा, पूरा प्रोडक्शन उसमें कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट में भी प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे। तो इससे क्या होगा बताओ मेरे को, हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रिटर्न पे ही चलता जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लैंड खत्म हुआ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट खत्म हुआ लैंड, फिर लैंड खत्म हुआ सब्स्टिट्यूट, हम लोग इस पर चलते रहेंगे और इस पर चलते रहेंगे तो प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट पे आएगा ही नहीं, इंक्रीजिंग रेट ही कंटिन्यू रहेगा। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, डिक्रीजिंग रेट आता है। डिक्रीजिंग रेट क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास लैंड का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्रोडक्शन कहाँ पहुँच जाता है, मैक्सिमम, जब प्रोडक्शन कहाँ पहुँच जाता है, मैक्सिमम, फिर अगर उसके बाद हम लोग और लेबर लगाएंगे तो प्रोडक्शन घटने लगेगा। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है बाबू? क्योंकि हमारे पास लैंड का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बिटवीन फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इन स्कार्स सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सब किस में है बाबू, लिमिटेड सप्लाई में। When there is an imperfect substitute of a factor with another factor, returns start diminishing। जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं होता है तो रिटर्न कैसा होने लगता है, डिमिनिशिंग होने लगता है, डिक्रीजिंग होने लगता है। इजी। पहला कारण क्या बताओ, मैक्सिमम क्यों पहुंचा? क्योंकि हम लोग लैंड को फुली यूटिलाइज कर लिए इन रिलेशन टू लेबर एम्प्लॉयड ऑन इट। डिक्रीजिंग रिटर्न क्यों चला गया? क्योंकि हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। तीसरा बहुत ईजी है, पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट फैक्टर्स। हम लोग जैसे जैसे लेबर को इंक्रीज करेंगे उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाएगा, और कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाने के चलते प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रिटर्न को छोड़ के प्रोडक्शन इंक्रीज करने लगेगा किसमें, डिक्रीजिंग रेट में। इजी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ेगा उनके बीच का आपस में कोऑर्डिनेशन खराब होगा, कोऑर्डिनेशन का खराब होगा तो काम जितना एफिशिएंटली होना चाहिए था उतना एफिशिएंटली काम अब नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट फैक्टर्स। द कंडीशन अमंग डिफरेंट फैक्टर्स इज इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड मतलब क्या, खराब होना, गड़बड़ा जाना। एज मोर एंड मोर ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। मतलब जो कोऑर्डिनेशन से वो गड़बड़ा जाएगा कब, जब हम लोग ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर मतलब क्या, लेबर एम्प्लॉय करेंगे, लगाएंगे। इजी। विच रिजल्ट्स इन डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो चलो बताओ डिमिनिशिंग रिटर्न का कारण क्या है? सबसे पहला मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, दूसरा लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तीसरा पुअर कोऑर्डिनेशन। इजी। चलो बताओ तो एक बार इंक्रीजिंग रिटर्न का 3 रीज़न क्या क्या है? सबसे पहला बताइएगा मेरे को, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अंडर यूटिलाइजेशन। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अंडर यूटिलाइजेशन। दूसरा क्या था बाबू, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तीसरा इनडिविजिबिलिटी, हम लोग वहाँ पे बांट नहीं सकते। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन रह गया, क्या, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। पहले इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेगेटिव रिटर्न पढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, देखो तो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न याद है क्या, क्या स्टेज 3, इसमें क्या होता है, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, है ना। प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय प्रोडक्शन क्या होने लगता है, घटने लगता है। और बताओ प्रोडक्शन कब घटेगा, जब लोग रिसोर्स को ओवर यूटिलाइज कर लेंगे। ओवर यूटिलाइज कर लेंगे मतलब 20 लेबर का ज़रूरत था, हम लोग 25 लेबर लगा दिए, तो बाबू 5 लेबर एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव है। इवन व्हेन दे आर अपेरेंटली एम्प्लॉयड देन दे विल ओनली बिकम अ हिंड्रेंस। वो लोग क्या करेंगे, खाली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। किसके लिए, उन 20 एम्प्लॉय के लिए जो मन लगा के काम कर रहे थे। तो जिसके चलते प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय प्रोडक्शन घटने लगेगा। ईजी, एक ही स्टेटमेंट है, चलो पढ़ के ख़त्म करते हैं। दिस ऑकर ड्यू टू एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। हम लोग वेरिएबल फैक्टर को क्या किए, एक्सेसिवली एम्प्लॉय कर दिए, मतलब ज़्यादा एम्प्लॉय कर दिए, है ना। टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक लगा दिए, दैट सम यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर रिमेन एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव। कि मतलब जो कुछ यूनिट है, कुछ लेबर है, वो लोग क्या है, एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव, मतलब उनका कोई ज़रूरत नहीं है। इवन व्हेन दे आर अपेरेंटली एम्प्लॉयड, भले ही हम लोग उनको काम पे रखे हुए हैं पर वहाँ पे उन लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ लाइक अ सिचुएशन ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इजी। व्हेन अनप्रोडक्टिव वर्कर्स आर ओनली अ हिंड्रेंस, वो लोग खाली क्या क्रिएट कर रहे हैं, हिंड्रेंस, प्रॉब्लम इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव वर्कर। किसके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन 20 वर्कर के रास्ते में जो अच्छा से काम कर रहे थे। सो दैट मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। एमपी कहाँ पहुँच गया, नेगेटिव, एंड टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छा से इसे लिख के याद कर लीजिएगा। ओके।